नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। शाम को 5 बजने वाले हैं और वक्त हो चला है देश की सबसे सार्थक बहस ललकार का। देश की बात करें तो देश के लिए ललकार होगी और देश के चुनाव 2024 के लिए अभी 6 महीने का वक्त बचा हुआ है। ऐसे में दिल्ली के सिंहासन के लिए सभी सियासी दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस बार सभी राजनीतिक दलों की निगाहें महिला वोटरों पर है। सियासत में महिलाओं की ताकत पहचानने वाली बीजेपी महिला वोटरों के दम पर 24 की चुनावी वैतरणी में उतरने जा रही है। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माने जा रहे हैं। इसीलिए बीजेपी का पूरा फोकस आधी आबादी पर ही है। चुनाव से पहले केंद्र सरकार की तरफ से महिलाओं के लिए कई लोकलुभावने वादे और योजनाओं का ऐलान किया जा सकता है। विपक्ष को मात देने के लिए बीजेपी महिलाओं को साथ लाने की तैयारी में जुटी हुई है और महिलाएं कैसे बीजेपी की नया पार लगाने के लिए खिवैया बनेंगी, इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे, अपने मेहमानों से बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है टेलीविजन स्क्रीन पर आपके। बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी का चुनावी दांव। बड़ी खबर, विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं पर फोकस। भारतीय जनता पार्टी का महिलाओं पर फोकस। केंद्र सरकार महिलाओं को देगी सस्ता कर्ज। बड़ी खबर है इस वक्त की। नवरात्रि में घोषणा कर सकती है मोदी सरकार। 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी का चुनावी दांव महिलाओं पर इस बार मेहरबान होती नजर आ रही है मोदी सरकार। तो केंद्र सरकार महिलाओं को सस्ता कर्ज देगी। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि महिलाओं को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या कुछ वादे किए जा सकते हैं सरकार की तरफ से। 5 राज्यों के चुनाव से पहले महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा की तैयारी में है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। महिलाओं के नाम पर लिए जाने वाले कर्ज की ब्याज दरें पुरुष के मुकाबले कम हो सकती हैं। बड़ी रणनीति बना रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। बीजेपी संबंधित योजना की घोषणा नवरात्र के दौरान कर सकती है। तो इस घोषणा की शुरुआत के लिए जो ऐलान है वो नवरात्रि में हो सकता है। केंद्र सरकार ने महिलाओं को सस्ता कर्ज दिलाने के लिए एक रिपोर्ट तैयार की है और मोदी सरकार की निगाहें अब आधी आबादी पर हैं। कर्ज में कितनी छूट मिलेगी इस पर अभी साफ साफ कोई खुलासा हालांकि नहीं किया गया है। इस बात को लेकर के अभी कोई जानकारी नहीं दी गई कि कर्ज में महिलाओं को कितना रियायत मिलेगी। 30 से 40 लाख तक का होम लोन लेने वाली महिलाओं को ब्याज में छूट मिलेगी, ये अनुमान लगाया जा रहा है। महिलाओं को अगर महिला होम लोन के लिए एक एप्लीकेंट है तो भी ये छूट मिल सकती है। तो महिलाओं के लिए बैंकों के अलावा एनबीएफसी संस्थाएं सस्ते कर्ज की योजनाएं लाएंगी। बड़ी योजनाओं की तैयारी में है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और किस तरीके की जो छूट मिलेगी वो हम आपको बता रहे हैं। महिलाओं के लिए बैंकों के अलावा एनबीएफसी संस्थाएं भी सस्ते कर्ज की योजनाएं लाएंगी। बड़ी तैयारी की जा रही है, ये हम कह सकते हैं। तो ब्याज में छूट किस तरीके से मिल रही है वो हमने आपको बताया और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब आधी आबादी को अपने पाले में लाने की कवायद में पूरी तरीके से जुटी हुई है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ कराते थे। देवेंद्र प्रमुख जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। प्रोफेसर शिल्पा शर्मा जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। रूपा पांडे जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। डॉक्टर सुनील कौशिक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देवेंद्र प्रमुख जी, क्या इस बार की जंग 2024 की जो होगी वो आधी आबादी के सहारे, और ये उम्मीद आपको और आशा है कि अगर वैतरणी पार करनी है इस बार की तो आधी आबादी को साथ लाना होगा? देवेंद्र प्रमुख जी, आवाज आ रही है आपको? चलिए, देवेंद्र प्रमुख जी की आवाज नहीं मिल पा रही है, शायद फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। शिल्पा जी, आपका रुख करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है बड़ी रणनीति बनाने में जुटी हुई है। 33% आरक्षण का मुद्दा जिस तरीके से वो जोर शोर से हर जनसभाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उसका जिक्र करते हैं और तमाम सारी योजनाएं, ये उम्मीद लगाई जा रही है, जो खबरें सामने निकल करके आ रही हैं कि आने वाले नवरात्रों में इनका ऐलान किया जा सकता है, इन योजनाओं का। तो इन सब का काट कांग्रेस कैसे निकालेगी? देखिए सर, काट निकालने की तो कोई बात नहीं है योगेश जी।
मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगी कि बड़े दुख की बात है कि आज भी भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जी ये समझते हैं कि देश की आधी आबादी इतनी बेवकूफ है कि उनके जो चुनावी वादे हैं या जो 5 राज्य आज विधानसभा चुनाव के लिए जा रहे हैं, वो शायद ये नहीं समझते कि ये केवल एक चुनावी रणनीति है। हम तो अब सिंपल सी बात करते हैं कि आप आधी आबादी की बात करते हैं, आपने महिला रिजर्वेशन बिल लागू किया, आप उसको तुरंत तुरंत क्यों नहीं लागू करते? हमें तो ये भी नहीं पता कि 2029 तक लागू होगा या नहीं। और अब ये जो आप चुनावी बातें कर रहे हैं कि होम लोन सस्ता मिलेगा, ये मिलेगा, ये इट इज अ क्लियर कट थिंग दैट दीज आर ऑल पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज व्हिच अगेन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपना रहे हैं जस्ट टू वू द वुमेन वोटर्स। पर मैं नहीं समझती कि इससे कोई खास फर्क पड़ेगा, क्योंकि अब तक आबादी बहुत अच्छे से समझ चुकी है, जो चौका चूल्हा चलाती है, कि जीडीपी कहाँ जा रहा है, इन्फ्लेशन कितना हो रहा है, महंगाई कितनी हो रही है, चौका चलाने में दिक्कत हो रही है, बच्चों को पढ़ाने में दिक्कत हो रही है, बच्चे पढ़ाने के बाद उनको रोजगार दिलवाने में दिक्कत हो रही है। तो आप मकान का लोन या सस्ता लोन दिलवा देंगे, उससे क्या होगा? और दूसरी बात, ये भी जानना जरूरी है कि अब तो आरबीआई भी बगले झांकने लगा है। देश का कैश रिजर्व जो रेशियो है, सीआरआर, और जो रेपो रेट है, वो दोनों की दोनों बहुत बुरी स्थिति में है। इन्फ्लेशन की बहुत बुरी स्थिति है। आप केवल देश से दिए दिए और दिए ही जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए ताकि आपके पॉलिटिकल गेन्स आप हासिल कर सकें। अरे साहब, ये तो देखिए, माना कि आप विश्व गुरु बनने की होड़ में जा रहे हैं, लेकिन आप ये तो देखिए कि जमीन की हकीकत क्या है। आप आधी आबादी को इस तरीके से एक हाथ में मोतीचूर का लड्डू देकर और दूसरी तरफ से उनको बोलकर कि आजा आजा खा ले, जबकि वास्तविकता तो यह है कि ऐसा कुछ होगा नहीं। तो मैं नहीं समझती कि इस तरीके का कोई भी लोक लुभावना वादा करने से या कुछ हद तक इसको इम्प्लीमेंट करने से भी देयर इज गोइंग टू बी एनी मच इफेक्ट ऑन द अपकमिंग लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस इन 5 स्टेट्स। बिल्कुल आपके मुताबिक जो है इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं आने वाले चुनाव में। देवेंद्र प्रमुख जी, सवाल आपसे वही है, मैंने पूछा था कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनावी वैतरणी में आधी आबादी के सहारे ही उतारने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये उम्मीद आपको, ये क्या आशा है अब कि यही वो वर्ग है जो आपकी वैतरणी को पार लगा सकती हैं? नहीं योगेश जी, आदि क्यों, पूरी आबादी के हिसाब से काम किया भारतीय जनता पार्टी में। 9 वर्षों का जो काम है उसको लेकर जा रहे हैं, बहुत शानदार तरीके से लोगों के बीच में गए हैं और जो चीज जहां मांगी है वहां तक के साथ जवाब दिए गए हैं। और रही बात विपक्ष में, ये तो देखिए लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आप जो भी बात कहते हैं कि उसको सुनने वाले लोग हैं और सुनते भी हैं आपकी बात, लेकिन काम करने का जो तरीका है वो सरकार का अपना अंदाज है, उसी अंदाज में काम करते हैं कि जो 2014 में हुआ उसका प्लस 19 हुआ, और जो 19 में हुआ वो अब 24 देखना आप करते जा रहे हैं। और एक उपलब्धि के साथ उपस्थिति दर्ज कराइए, शानदार वाली उपस्थिति दर्ज कराइए। चाहे जो भी स्थिति रही हो, चाहे परिस्थिति रही हो, कोरोना काल जैसा समय रहा हो, विश्व के पटल पर जाकर भारत का जो आज सम्मान बढ़ा है, वो देश में विकास की बात आप करोगे तो कहीं से भी कंपेयर कर लीजिए। 60 वर्षों में जो नहीं हुआ वो 9 वर्षों में हुआ, शानदार तरीके से हुआ है। और एक चीज और बढ़ा देता हूं कि ठीक है, विपक्ष के अपने अपने बताने के तरीका है, वो बताते हैं, वो ढूंढते हैं, और ये होना भी चाहिए कि जो कमी रहेगी उन्हें याद दिलाते रहना विपक्ष का काम है। काम तो सरकार का है काम करने का। 14.5 करोड़ लगभग लोग जो है गरीबी रेखा, जो अति गरीबी रेखा के नीचे थे ना, जो चौथी पंक्ति में अंत्योदय के लाइन में पंक्ति में खड़े थे, वो आप होकर आए हैं। खाली इंगित करने से कुछ थोड़ी होता है। आपके तर्क हैं, आप दीजिए तर्क, हम तो बैठे हैं सुनने के लिए और तर्क का जवाब देने के लिए। और सरकार अपना काम कर रही है, जनता के बीच में आधी नहीं पूरी आबादी और विश्वास के। लेकिन उसमें ये भी तो है ना देवेंद्र प्रमुख जी, 80 करोड़ लोग ऐसे हैं कि जो आज भी अपना पेट नहीं भर पा रहे हैं, अपने परिवार का पेट नहीं भर पा रहे हैं, उन्हें 5 किलो राशन देना पड़ रहा है सरकार को मुफ्त में। ये भी तो एक स्थिति है दूसरी तरफ। नहीं देखिए, मुफ्त में जो राशन देने का काम है, योगेश सर बड़ा शानदार क्वेश्चन है। एक चीज आती है निकल के, मुफ्त का राशन नहीं था। हाँ। ये कोई चुनावी रेवड़ी नहीं थी। हाँ। ये वो एक समय था, और वो समय पूरी दुनिया ने देखा है, हमने देखा है। हमारा मकसद था, माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वयं ये कहना था, और सरकार भी यही चाहती थी कि इस जो संकट काल की जो घड़ी थी उसमें कोई भूख से, दवाई से कोई ना रहे, ना रुके। और हमारा प्रयास है कि हमने उस लड़ाई को लड़ा। नहीं, बहुत अच्छी बात है, मैं सराहना कर रहा हूँ उसकी, मैं सराहना तारीफ कर रहा हूँ। लेकिन अब तो उस दौर से हम उबर चुके हैं ना, अभी भी वैसी स्थिति वैसी बनी हुई है। अब वर्तमान का मैं जिक्र कर रहा हूँ।
वर्तमान समय की स्थिति यह है, योगेश जी आप उठाकर देखिए, आप किसी भी तथ्य के साथ सरकार ने अब किया है, सारी चीजों को कंट्रोल करने का काम किया। आज हम उसे निकलकर G20 की बैठक करते हैं, पूरे विश्व को ये बताते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं। और दूसरी बात, आज जो है स्वास्थ्य सेवाओं से, सुरक्षा की सेवाओं से लेकर जितनी भी हैं, शिक्षा से लेकर सब नीतियों पर हमने काम किया है, सबका परिणाम आ रहा है। उसी की वजह से हम यहाँ हैं और उसी की वजह से हम तथ्य के साथ बोलते हैं कि विपक्ष हमें जहां जहां आईना दिखाएगा हम उसमें नाराज नहीं होंगे, हम उनकी बात सुनेंगे। सरकार का काम है, हम 24 आवर सरकार काम कर रही है और दुनिया का सबसे बड़ा संगठन भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, सरकार से अलग हटकर काम करता है, जनता के बीच में जाता है। कोई पार्टी है क्या इस देश में ऐसी कि जिसका संगठन जाकर बात करता हो सरकार से अलग? एक भारतीय जनता पार्टी इस देश में ऐसी पार्टी है जिसके संगठन के लोग जाकर लोगों से मिलते हैं और उनकी समस्याएं पूछते हैं और हल करते हैं, उनके घर जाते हैं, चाहे माध्यम कोई भी हो। ठीक है। अब सेवा पखवाड़े के रूप में आप देखिए, 2 अक्टूबर कौन बना रहा था? 2 अक्टूबर को किन्होंने लाभ लिए थे महात्मा जी के नाम पर? काम कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं, हम दिखाते हैं। चलिए ठीक है, जनता बताएगी कौन काम कर रहा है, कौन कार्यक्रम हम देते हैं, लोगों के बीच में सम्मान के लिए जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम बड़े आपके पास रूपा पांडे जी, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अलग अलग लोगों से आप मिलती हैं, जुलती होंगी, और मुझे लगता है कि आप लोगों की बात, लोगों के बीच में जो बातें होती होंगी उनको भी आप सुनती होंगी और समझती होंगी। क्या लगता है आपको, क्योंकि आधी आबादी को लेकर के जिस तरीके से सरकार अब बेहद सक्रिय नजर आ रही है, कोई भी रैली, कोई भी जनसभा हम देखते हैं, अब उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जरूर इस बात का वो जिक्र करते हैं कि 33% हमने आरक्षण का काम देने का काम किया, महिलाओं को जो पिछले लंबे समय से कोई सरकार देने में नाकाम रही है वो हमने कर दिखाया है। क्या लगता है कि आपको वास्तव में सरकार आधी आबादी के सहारे अपनी वैतरणी पार करने के लिए पूरी कोशिश लगी हुई है और आधी आबादी बीजेपी के साथ खड़ी होती नजर आ रही है क्या? देखिए योगेश जी, बहुत बढ़िया मुद्दा आप लाए हैं। देखिए, आधी आबादी की ओर जो ये ध्यान सरकार का गया है, इसके लिए आधी आबादी ने बहुत अपनी ओर ध्यान दिलवाया है, मैं तो ये कहूंगी। क्योंकि आप देखिए कि जितने भी ज्यादा जो भी चुनाव होते हैं उनमें सर्वाधिक मतदान की संख्या महिलाओं की रहती है, महिलाएं बढ़ चढ़ कर मतदान करती हैं। तो वो सरकारें कहीं पर भी किसी की भी हो, सबका ध्यान अब आधी आबादी की ओर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आधी आबादी ने कमर कस ली है कि हमारी ओर ध्यान दीजिए, हम मतदान में पूरा हिस्सा लेते हैं, हम आपकी सरकार बनाते हैं, तो आप हमारी ओर ध्यान दीजिए। तो अब देखिए, घोषणाएं अगर होती हैं तो आशा की किरण, तो मैं भी एक महिला हूं तो मुझे भी विश्वास ही करूंगी और शुभकामनाएं भी दूंगी यहाँ से कि अगर ऐसी किसी की मंशा है कि स्त्रियों को मजबूत किया जाए, क्योंकि एक स्त्री जैसे ही मजबूत होती है वो पूरा उसका घर मजबूत हो जाता है। तो स्त्रियों को बहुत हाशिए पर डालने का जो एक बहुत समय से एक अजीब सा इतिहास था, उसको तो अब हटना ही होगा और स्त्री को आत्मनिर्भर बनना होगा। हाँ, कर्ज वर्ज तो ठीक है, लेकिन मैं तो यहाँ से ये कहूंगी कि स्त्री को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अगर काम हो, उसको आर्थिक रूप से और मजबूत होने की जरूरत हो कि उसे कर्ज वगैरह बहुत कम ही लेना पड़े, तो मैं उस बात को ज्यादा बल देना चाहूंगी यहाँ पर। लेकिन अब चूंकि अगर उसको सस्ते दर पे कर्ज मिलेंगे तो वो मजबूत होगी और उसकी अचल संपत्तियां बढ़ेंगी। आज वर्तमान में स्थिति सबसे बड़ी ये है कि स्त्री का अपना कोई घर ही नहीं है, चाहे वो बेटी के रूप में पिता की संपत्ति में रहती है और पति के घर में आके पति की संपत्ति में रहती है। तो अगर दूरगामी कोई दृष्टिकोण रखकर सरकार कोई कार्य कर रही है कि स्त्रियों को अपना घर हो, तो मिलेंगे तो लोग ज्यादातर अपनी पत्नी या अपनी बेटी या माँ, किसी के नाम भी, अपने परिवार में किसी महिला के नाम पर ही कर्ज लेंगे, ताकि उनको भी ये लगेगा कि कर्ज की जो इंटरेस्ट रेट है वो मुझे कम देना पड़े। नहीं तो मकान भी उनको उसके नाम पर करना होगा। नहीं, तभी होगा मकान, जब मकान उनके नाम होगा तभी तो कर्ज मिलेगा, नहीं कर्ज कैसे मिलेगा रूपा जी? मकान जब उसके नाम होगा, महिला के नाम, तभी कर्ज मिलेगा। जी, तो ये एक मजबूत कदम है, ये एक मजबूत कदम है। इस कदम का मैं स्वागत करूंगी कि इस तरह अचल संपत्ति में दखल बढ़ेगा महिलाओं का। हालांकि नाम पर हो जाने भर से उनकी सत्ता हो जाती है, ये अभी पितृसत्तात्मक समाज है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर स्त्री के नाम पर मकान है तो बहुत ज्यादा सशक्त मानी जा रही हो। बहुत से केस मैंने धरातल पर देखे हैं जहां मकान उसके नाम है लेकिन घर में उसकी भूमिका होम लोन ले रही हैं। जो पुरुष हैं वो 46% उनके होम लोन आ रहे हैं सामने, जो आंकड़े हैं, और महिलाओं के 48%।
क्योंकि उनको कई रियायतें मिलती हैं अभी भी। जी जी। तो अभी तक तो पुरुष ही महिलाओं को ये ऋण दिलवाते थे और वो ऋण सीधे पुरुष के हाथ में भी जाते थे, महिलाओं ने उसका खर्च तक नहीं किया। ये योगेश जी धरातल का सत्य ये भी है। चलिए, ये बड़ी आपने बात कही कि ठीक बात आप कही कि आप लोन ले तो लिए जाते हैं, लेकिन उसका जो सदुपयोग होता है वो पुरुष ही करते हैं, महिलाओं के नाम पर ले लिए जाते हैं। डॉक्टर सुनील कौशिक जी, आने वाले 5 राज्यों में विधानसभा और उसके बाद लोकसभा का चुनाव, सभी राजनीतिक दलों को इस बात का अंदेशा है और इस बात का एहसास है कि नारी पड़ेंगी भारी। नहीं योगेश जी, ऐसा नहीं है, नारी हमेशा भारी रही है। हाँ। और महिलाओं की जिस तरीके की रैंकिंग की हम बात करें विश्व स्तर पर, तो निश्चित तौर से हम बहुत नीचे पायदान पर हैं, हमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। और जो भी सरकारें आई हैं, ऐसा नहीं है कि पिछली सरकारों ने काम नहीं किया, लेकिन इतना जरूर हो सकता है कि बीजेपी थोड़ा बढ़ चढ़ के काम कर रही है। जो हमारी सामाजिक कार्यकर्ता कह रही थी, मैं थोड़ा सा उससे सहमत नहीं हूँ। पहले भी सरकारों ने बड़ा योगदान दिया है। अब जैसे कोई अपनी महिला के नाम कोई प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसमें 2% कम स्टाम्प देना पड़ता है, जो पहले से ही नियम है। 2019 में सरकार 2019-17 में अब बीजेपी सरकार ही लेके आई है ये एक्ट कि पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार महिलाओं का होगा, चाहे भाई बहन है तो बराबर का हिस्सेदार होंगे और उसमें कोई कम ज्यादा नहीं हो सकता है। और उसमें एक क्लॉज छोड़ दिया है कि महिला छोड़ना चाहे अपनी संपत्ति का अधिकार तो छोड़ सकती है, लेकिन संविधान उसको पूरा का पूरा अधिकार देता है। यदि हम राजनीति की बात करें तो निश्चित तौर से आप कह सकते हैं, यदि हम 2009 से लेकर के 14 और 19 की बात करें तो जहां 2009 में कांग्रेस को 29% वोट महिलाओं ने दिया था, वहां बीजेपी को केवल 21% वोट मिला था। और जो करके 2014 में आप देखेंगे तो 21% से बढ़कर के बीजेपी को 28 हो गया और कांग्रेस को 19% हो गया। तो ये कहीं ना कहीं तो दिख रहा था कि बीजेपी कुछ महिलाओं के लिए अच्छा कर रही है, और वही 28% से बढ़कर के 2019 में ये 36% हो गया। और कांग्रेस वहीं आकर के फिर अटक गई जहां वो 2014 में थी। तो निश्चित तौर से मानिए कि जो महिलाओं का योगदान वोटिंग में है, राजनीति में है, यदि उनकी सहभागिता ईमानदारी से नहीं होगी तो निश्चित तौर से किसी भी देश का विकास नहीं हो सकता है। अब जो हम लोग देते हैं कि 15 लाख प्रतिनिधि महिलाएं हैं, चाहे हम जिला पंचायत में लेकर के बात करें, बीडीसी, ग्राम प्रधान या नगर पंचायतें, नगर निगम में, तो ये सब देखने को तो मिलता ही है कि निश्चित तौर से राजनीति पति करते हैं। ग्राम प्रधानों में आपने देखा होगा कि प्रधान पति होता है। हाँ। सारी मीटिंग्स आप देखेंगे वही लेते हैं। और ये उत्तर प्रदेश एक पहला प्रदेश रहा जहां योगी जी ने इसको समझा कि निश्चित तौर से संवैधानिक व्यवस्थाएं तो लागू कर दी, पर धरातल पर वो चीजें नहीं उतर पा रही हैं। तो उन्होंने वो एक्ट भी बनाया है कि यदि कोई पति मीटिंग्स में मिलेगा, मीटिंग में जाएगा, या जो महिलाएं घूंघट करके करेंगी तो उसमें दंडित करने का प्रावधान उसमें किया गया है। तो महिलाओं को भी सहभागिता बढ़ाने के लिए या अपनी भूमिका बढ़ाने के लिए खुद सड़कों पर उतरना तो पड़ेगा ही, क्योंकि कभी कभी महिलाएं ही समझ पाती हैं पुरुष की अपेक्षा। और कोई भी हो, पुरुष आधिपत्य बहुत दिनों तक रहा है तो इतनी जल्दी मिटा पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन महिलाएं ठान लेंगी निश्चित तौर से तो बहुत कुछ इस देश में हो सकता है। और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पैमाने हैं जहां दूसरे देशों से तुलना अपने देश की जा रही है, एकदम उच्च पायदान के या टॉप 5 में भी आना है हमारी महिलाएं और पुरुषों की बराबरी के मामले में, तो ये बहुत बड़ी जीत होगी। लेकिन जो देखेंगे आप मुद्रा योजना की जा रही है यहाँ पर, तो ये राजनीतिक ठीक है, कांग्रेस भी कह रही है कि आप तुरंत क्यों नहीं लागू करते हैं, भारतीय जनता पार्टी उसके तमाम सारे अलग तर्क दे रही है। तो इन राजनीतिक दलों को अगर इतनी चिंता है तो अपनी पार्टियों के जो वोट अभी से ये लोग दे रहे हैं, 5 राज्यों में चुनाव है, उसके बाद देश में चुनाव है, तो ये लोग क्यों नहीं महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करते हैं अपने टिकट के वितरण के समय? नहीं, बिल्कुल आपका सही सवाल है, करना भी चाहिए। भारतीय संविधान जो है, जो आपको अधिकार दे रहा है उसे आप दरकिनार कर दीजिए ना। आपकी पार्टी का संविधान है, आपकी पार्टी के निर्णय हैं। यदि आप में वो 33% भारतीय संविधान में होने जा रहा है, 50% कर दीजिए, कौन रोकने वाला है? आप ओबीसी वर्ग की बात कर रहे हैं, ओबीसी को 50% आप हिस्सेदारी देती है, कौन रोक रहा है? क्या अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव में 40% सीटें कांग्रेस ने नहीं दी थी? क्या रोक पाया कोई? ये तो अपनी ऊपर है। और जो शिल्पा शर्मा जी कह रही थी कि तत्काल लागू क्यों नहीं कर रहे हैं,
तत्काल लागू शिल्पा जी इसलिए नहीं कर रहे हैं कि 2001 में जब आपकी सरकार थी तो जो एक्ट आपने 81, 82 उसमें अनुसूची में रखा, उसमें रखा है परसीमन की 2026 में होगा, तो तत्काल हम कर भी देंगे तो 2026 के पास फिर बड़ा बदलाव होगा। तो ऐसा तो है नहीं है कि 2024 के चुनाव में महिलाएं होंगी, जब परसीमन होगा और जाति जनगणना होगी और उसके बाद फिर चक्र बदला जाएगा, तो मुझे लगता है कि तत्काल में जो निर्णय लिया जाएगा उसके अलावा फिर कुछ और आंकड़े हो जाएंगे। तो 2 साल में बहुत ज्यादा कुछ चीजें बदलने वाली नहीं है। आधारशिला रखी है तो सारे राजनीतिक दलों को उसको समझना पड़ेगा, और सारे राजनीतिक दल 2024 तो बहुत दूर है, अभी तो 4 महीने 6 महीने हैं। इन 5 विधानसभाओं को चुनाव में ही दिखाएं कि वो 33% हिस्सेदारी दें। बीजेपी भी नहीं दे रही है अभी। अब बीजेपी में आप देख रहे हैं तमाम मध्य प्रदेश, राजस्थान में जो टिकट दी है, बीजेपी भी नहीं 33% दे पा रही है। बीजेपी ने बड़ा दे भी नहीं पाएगी। शिल्पा जी। जी योगेश जी, मैं ये कहना चाहूंगी, पहले तो मैं देवेंद्र जी के सवाल का जवाब देना चाहूंगी कि महात्मा गांधी से हमने क्या लिया। आपने कहा स्वच्छता लिया, ये लिया, वो लिया, तो महात्मा गांधी जी हमारे आदरणीय हैं, एंड ही इज वन आइडियल व्हिच द कांग्रेस पार्टी फॉलोज इनहेरेंटली एंड वी विल कंटिन्यू फॉलोइंग इट। हमने गांधी जी को स्वच्छता अभियान तक सीमित नहीं किया, हम गांधी जी के आदर्शों को आज भी जीते हैं और उनको लागू करते हैं। और मैं समझती हूँ कांग्रेस पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें अभी भी वी हैव द बिगेस्ट डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, जहां हर व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता है। तो गांधी जी को तो छोड़ ही दीजिए, बिकॉज वो तो है ही हमारी विरासत, हम चल ही उन्हीं पर रहे हैं, हमने उन्हें स्वच्छता तक नहीं किया। दूसरा पॉइंट मैं आऊंगी, सुनील जी ने कहा कि शुरुआत है, बिल्कुल ठीक बात है सुनील जी, लेकिन आप मेरी बात समझ नहीं पाए। मेरे कहने का ये अर्थ था कि ऐसी क्या जल्दी आन पड़ी थी आपको कि ठीक चुनावों के पहले संसद के विशेष सत्र बुलाकर आपने महिलाओं का बिल दिया, जबकि सत्यता तो आप भी जानते हैं कि जब तक परिसीमन नहीं होगा 2026 में, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में है, तब तक नथिंग कैन हैपन। तो आप ये बेवकूफी, मतलब ये जो हरकत है, इसको करके किसको बेवकूफ बनाना चाह रहे हैं? तो महिला आरक्षण बिल लाकर तो आपने वो बात कर दी कि आपने लड्डू भी दिखा दिया, आपने कहा देखो आरक्षण भी दे दिया है, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि जब तक परिसीमन नहीं होगा 2026 में, तब तक यू कैन नॉट डू एनीथिंग। शिल्पा जी, लेकिन यहाँ पर एक तर्क तो ये भी हो सकता है, एक तर्क उसी तरीके से आप, एक मिनट योगेश जी, उसी तरीके से आप ये लोन वाली बात कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। मेरी एक साथी ने कहा, पांडे जी ने, कि आप महिलाओं को प्रोफेशनल बनाइए, उनको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाइए। दूसरी बात, अब एक हाइट आई है वैश्विक इंडेक्स पर ही, जहाँ जेंडर गैप बहुत ज्यादा है महिला और पुरुष की इनकम में। तो माननीय मोदी जी को तो सबसे पहले जो बेसिक चीजें हैं महिलाओं की, उसको देखना चाहिए। चाहे वो आपका मनरेगा का पेमेंट हो, चाहे वो आपका जेंडर गैप आ रहा हो, चाहे वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आ रहा हो काम करने की जगह पर, आप उनको सुलझाने की बजाय ये होम लोन और ये सारी चीजें, इनमें कहाँ भटक गए? महिलाओं को ही सम्मान देना है ना, महिलाओं को ही आपको ऊपर लाना है, नारी शक्ति आधी आबादी को आपको और सुंदर बनाना है। तो भाई साहब, काम की जगह जेंडर डिस्क्रिमिनेशन खत्म कीजिए, काम की जगह पर जो वायलेंस होता है उनके साथ, मानसिक वायलेंस होता है, फिजिकल वायलेंस होता है, उसको खत्म कीजिए। सोशल सिक्योरिटी बढ़ाइए महिलाओं की। अभी जो वर्ल्ड रिपोर्ट आई है दोबारा से, जो जेंडर गैप है का, उसको खत्म कीजिए। बराबरी की तनख्वाह दीजिए महिला और पुरुष को, उसके बाद बैंक में चले जाना। पहले तो सुलझाइए आप महिलाओं के। देखो, शिल्पा जी को योगेश जी पता होगा, शिल्पा जी को ये पता होगा कि जब महिला फाइनेंशियल सशक्त होती है ना, हम छोड़िए पूरे देश और प्रदेश की बात, जब घर में भी महिला फाइनेंशियल सशक्त होती है तो न उससे कोई दो बात कह पाता है और न वो किसी की दो बात सुन पाती है। वो तभी सुन पाती है जब इसका फाइनेंशियल स्थिति उसकी सही नहीं है। तो वो जो बैलेंस की बात कर रही हैं, निश्चित तौर से आप सही कह रही हैं, लेकिन उसका कोई रास्ता निकालना पड़ेगा हमें। और रास्ता यही है कि जब तक महिलाएं फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं होंगी तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। जो महिलाएं कमा रही हैं घर में, या जिनके नाम कुछ अच्छी सी प्रॉपर्टी है, वो पति की नहीं सुनती, किसी की नहीं सुनती, वो अपने खुद निर्णय लेती हैं। और जब फाइनेंशियल लगता है उसको कि पति से महीने में मुझे जेब खर्च भी लेना है, तो 4 बातें पति और बच्चों की भी बुढ़ापे में सुननी पड़ती है। तो ये नहीं है, जो चीजें आपने शिल्पा जी गिनाई, निश्चित तौर से वो कारण हो सकती हैं, लेकिन 2 दशक से ज्यादा मुझे भी पत्रकारिता का अनुभव हो गया। मैं निश्चित तौर से ये मान सकता हूं कि
जब तक फाइनेंशियल स्थिति मजबूत आप नहीं करेंगे, तब तक जो चीजें आप गिना रही हैं, वास्तव में जो चीजें समाज में हैं वो तभी कंप्लीट हो पाएंगी जब हम फाइनेंशियल मजबूत कर देंगे। और शिल्पा जी इस बात से भी सहमत होंगी, जब हम किसी नए घर का प्रवेश जब हम किसी नए घर का प्रवेश करते हैं या हम कोई पूजा अर्चना करते हैं तो महिलाओं की पूजा होती है। मेरा यही तो कहना है आपसे, मेरा यही कहना है सुनील जी कि देखिए, जो हम काम करने के लिए जाते हैं वहाँ काम की जगह में हमारे साथ जो है वो डिस्क्रिमिनेशन होता है, हमको बराबर की तनख्वाह नहीं दी जाती, कई बार हमको अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती कि साहब महिला है, इनको क्या नौकरी पर रखना है, इनके तो 50 काम होंगे, कभी बाल कभी बच्चे, इससे अच्छा एक पुरुष को रख लो। तो मेरा यही हम्बल सबमिशन था कि माननीय प्रधानमंत्री जी उसमें भी शिल्पा जी आपकी सरकार ने भी बहुत सारे नियम कानून बनाए हैं कि किस तरीके से कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा को प्रदान किया जाए, किस तरीके से महिलाओं को बराबरी पर ली जाए। ऐसा नहीं कि आपकी सरकार ने कुछ नहीं किया, बहुत सारे एक्ट बने हुए हैं, लेकिन महिलाएं नौकरी मांगने की अपेक्षा नौकरी देने की पोजीशन में आ जाएंगी जब खुद किसी बड़ी कंपनी के चेयरमैन हो गई या छोटे किसी सुनील कौशिक जी अभी नौकरी देने की उसमें आवश्यकता लग रहा है। अभी जो जिस स्थिति का आप जो जिक्र कर रहे हैं और जो हम लोग सपने देख रहे हैं, लंबा वक्त लगेगा। कोई भी राजनीतिक बिल्कुल लंबा वक्त बैठे हुए हैं, कोई भी राजनीतिक, शिल्पा जी बता दें या भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ बैठे हुए हैं, देवेंद्र प्रमुख जी बता दें कि जब कोई पार्टी के अंदर कोई बड़ा निर्णय लिया जाता हो तो कौन सी महिला नेताओं को बुला करके उसमें उनके डिसीजन को माना जाता हो या उनको सुनिश्चित किया जाए कि भाई इसका डिसीजन आप लीजिए, आप जैसा कहेंगे वैसा है। तो इसमें तो आपका बड़ा सवाल था, एक बड़ा सवाल था आपका बीजेपी के नेता से कि सब 80 करोड़ लोगों को खाना क्यों दे रहे हैं। हाँ। तो मैं कहूंगा ये तो कांग्रेस पार्टी की बड़ा दुर्दशा थी कि राइट टू फूड लेकर के आई थी। उन्हें मालूम था कि आगे जाके कुछ परिस्थितियां ऐसी आ सकती हैं, हो सकती हैं, विश्व स्तर पर तमाम बड़े देशों को देखा गया है। तो राइट टू फूड भी यदि लागू कर दिया होता और वो लागू होता तब भी खाना देना पड़ता। कोई व्यक्ति के साथ मैं भूखा हूं, देना पड़ेगा ना खाना। खैर वो राजनीतिक बात हो जाएंगी, उसमें मुझे नहीं जाने की आवश्यकता है, लेकिन निश्चित तौर से हम कहने सारे वर्गों को आप नहीं देखेंगे। अब जैसे शिल्पा जी ने कहा कि साहब ये अभी क्यों विशेष सत्र बुलाने की आवश्यकता थी। अरे शिल्पा जी भी जानती है जब कोई नए घर का प्रवेश होता है तो महिलाओं की पूजा होती है, महिलाओं के हाथ से सब कुछ कराया जाता है। नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ है, कुछ समर्पित बिल महिलाओं के लिए हो जाए तो अच्छी बात है। अब 2026 में जाकर के जब परसीमन वगैरह होगा, अब सुन लीजिए ना शिल्पा जी हो सकता है, हमें बिल्कुल ठीक बात आप कह रही हैं। नहीं शिल्पा जी भी कह रही हैं, सही कह रही हैं। 2024 महिला ही मान लीजिए, उन्हें माता ही मान लीजिए, बहन ही मान लीजिए, यही क्योंकि आए दिन जो खबरें आ रही हैं देश विदेश से अलग अलग जगहों से बड़ी हैरान करने वाली हैं और दिल को दहला देने वाली हैं। बिल्कुल ठीक बात आप भी कह रहे हैं शिल्पा जी, इस बात में आपसे भी सहमत हूँ। देवी नहीं केवल माता बहन और महिला ही केवल मान लो, बेटी ही मान लो, केवल इतना ही बहुत है। इतना अगर आपने मान लिया तो जो स्थिति है वर्तमान में बदलती चली जा रही है, जो हस्र होता चला जा रहा है, वो तस्वीरें शायद नहीं आएंगे। फिलहाल समय का अभाव है और इसलिए मुझे चर्चा को यहीं पे विराम देना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों से माफी चाहेंगे, अब सवाल आगे नहीं ले पा रहे हैं और सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। तो लगातार जिस तरीके से अब जो रणनीति बनाई जा रही है, चुनावी रणनीति, उसमें महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के दावे किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि उनको उनका हक मिलेगा और सभी राजनीतिक दल इस वोट बैंक को अपने पाले में लाने की जुगत में लगी हुई। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि आखिर ये वोट बैंक, ये वर्ग